हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरसीसी का चैप्टर नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, ठीक है, शियर एंड डेवलपमेंट, मतलब कि कर्तन और अभिलाग या कर्तन या विकास की लंबाई, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, शियर होता क्या है। ठीक है, शियर क्या होता है कि देखिए, क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट के कारण क्या होता है कि आसपास के जो फोर्स लगते हैं, अगल बगल के इन्वायरमेंटलिस्ट फोर्स के कारण क्या होते हैं, या दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण क्या होता है, जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अपनी ओर खींचने की चेष्टा रखता है। तो वो हमारा जो चेष्टा, जो फोर्स वहाँ पे डेवलप होता है, जो बल कार्य करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शियर। सीधी सी सिंपल की डिफिनीशन में जानिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चाहे लेफ्ट साइड से, चाहे राइट साइड से, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगता है, उसका जो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक, वही हमारा क्या होता है, कर्तन कहलाता है। तो ठीक, अब देखिए उसके बाद हमारा आता है एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस देखिए क्या है, वी टाउ, इसको किससे नोटेट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ वी से। टाउ वी बराबर होता है वी अपॉन बी, स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी। वी अपॉन स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी। ठीक, ये हमारा क्या होता है, कर्तन बल होता है। यहाँ पर वी बराबर हमारा क्या कहलाता है, शियर फोर्स। ठीक, क्या कहलाता है, शियर फोर्स। और ये देखिए बी इंटू डी, माने चौड़ाई इंटू गहराई, ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ठीक, तो बी बराबर हमारा विड्थ हो गया और डी, कैपिटल डी बराबर हुआ डेप्थ। ठीक, किसी खंड के बल तथा परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, एवरेज शियर स्ट्रेस। क्या कहते हैं, एवरेज शियर स्ट्रेस। इसका रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टाउ वी से। टाउ वी बराबर क्या होता है, वी अपॉन बी स्मॉल डी। अब देखिए कहीं कहीं आपको क्या होगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको कैपिटल डी की वैल्यू को नहीं लेना होगा। अब क्यों नहीं लेते हैं, देखिए बी बराबर, जो हमारा स्मॉल डी बराबर होता है वो कितना होता है, 0.9, जो उत्तोलक भुजा होती है वो हमारी कितनी थी, 0.9 इंटू स्मॉल डी। ठीक है, क्या होता है, 0.9 इंटू स्मॉल डी। तो देखिए 0.9 लगभग ये कितने बराबर जा रहा है, 1 के बराबर जा रहा है। तो इसलिए क्या हो जाता है वहाँ पर v अपॉन बी इंटू स्मॉल जेड। ये कथन के लिए, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, नहीं तो अन्यथा में हमारा जो सूत्र होता है v अपॉन स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी होता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पर निकालते क्या हैं, उत्तोलक भुजा निकालते हैं। तो उत्तोलक भुजा की वैल्यू भी जो भी आएगी, ठीक, उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लाकर पुट करते हैं। ये आपको सूत्र में मिलेगा, मात्र कि कहीं पे इसको डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन इसका क्या रीज़न होता है, जब आप सॉल्व करेंगे तो z बराबर आता है 0.9 इंटू डी। अगर हम z बराबर 1 इंटू डी रख देंगे तो वैल्यू में कोई चेंजेस होगी, नहीं होगी, माइनर चेंजेस हो रहा है। तो इसलिए क्या किया जाता है, z बराबर को क्या कर दिया जाता है, डी कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या रख दिया जाता है, स्मॉल z। ठीक, काहे मुँह बना रहे हो। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस इन बीम। देखिए जो हमारा स्ट्रेस आएगा, इसी की बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस की, कर्तन प्रतिबल की बात कर रहे हैं। तो कर्तन प्रतिबल क्या होगा, जब हमारी बीम की बात की जाएगी, तो अगर बीम की बात की जाएगी तो बीम को अगर हम इकोनॉमिकल या होमोजीनियस सेक्शन मानते हैं तो हमारा जो खंड बनता है वो कैसा बनता है, एक पैराबोलिक का शेप बनता है। ठीक है,
एक कैसा शेप बनता है, पैराबोलिक का शेप बनता है। तो उस कंडीशन में जो खंड पे अधिकतम शियर डेवलप होगा वो क्या होगा, औसत प्रतिबल का कितना गुना होगा, 1.5 गुना होगा। औसत प्रतिबल का कितना गुना होगा, 1.5 गुना होगा। इसके लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि खंड में अधिकतम प्रतिबल औसत प्रतिबल या कर्तन प्रतिबल का कितना गुना होता है। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 1.5, 2, 3, 4। तो आपको जो ऑप्शन पता होगा कितना है, 1.5 गुना। ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ शियर। जो हमारे देखिए देखते होंगे बीम में, अगर ये बीम की डिजाइन है तो इसमें क्या लगे हैं, स्टीयर्स लगे हैं, छल्ले लगे हैं। तो छल्ले को किस टाइप से लगाया जा सकता है, उसी पे क्या किया गया है, शियर को डिफाइन दिया गया है। तो पहला देखिए क्या है, वर्टिकल शियर। तो जो हमारा स्टीरअप लगा है कैसा लगा गया है, वर्टिकल के शेप में लगाया गया है। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्टिकल स्टीरअप। इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है, 45 डिग्री पे। कैसे होता है हमारा स्टीरअप, 45 डिग्री पे होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंक्लाइंड स्टीरअप। और तीसरा हमारा क्या है, कंबाइंड। ऐसी बीम की संरचना जिसमें क्या हो, वर्टिकल और इंक्लाइंड दोनों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कंबाइंड स्टीरअप कहलाता है। ठीक। अब आते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, उदग्र छल्लों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए उदग्र छल्ले क्या होते हैं, उदग्र छल्लों का प्रयोग क्यों करते हैं, वर्टिकल स्टीरअप का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए जब बीम पे क्या होता है कि डायगोनल फोर्स डेवलप होता है, क्या होता है, विकर्ण फोर्स। ये वर्टिकल फोर्स है और ये हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इन दोनों फोर्स के कारण क्या होता है, डायगोनल फोर्स डेवलप होता है। तो उस डायगोनल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बीम पर वर्टिकल स्टीरअप्स का प्रयोग करते हैं। ठीक। ये आपको देखिए एक बीम का सेक्शन दिख रहा है, ये हमारा क्या है, जो देखिए वर्टिकल लाइन में दिख रही है हमारा क्या है, वर्टिकल स्टीरअप्स हैं। अब ये देखिए दोनों रिंगों के बीच में कुछ अंतराल है, इसे क्या कहते हैं, एस कहते हैं। और ये साइड में देखिए क्या दिया गया है, क्रॉस लाइन हैचिंग की जा रही है, हमारा क्या है, सपोर्ट है, आधार है। ठीक। अब देखिए क्या होता है कि बीम में हमेशा क्या होता है कि सेंटर पे स्टीरअप्स की संख्या को क्या करते हैं, स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा के रखते हैं, लेकिन किनारों पे क्या करते हैं, स्पेसिंग को कम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा शियर होता है वो किनारों पे ज़्यादा डेवलप करता है। ठीक है, क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़्यादा डेवलप होगा तो बीम को क्या करेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूर को क्या करेगा, पीछे खींचने की, जिससे बीम में क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। उस क्रैक्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, किनारों पर वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड कर देते हैं कि क्या होता है कि जो शियर होगा वो क्या होगा, उसका इफेक्ट वर्टिकल स्टीरअप्स के कारण कम पड़ेगा, जिससे हमारी बीम क्या होती है, सुरक्षित रहती है। ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट वर्टिकल स्टीरअप्स में, छल्लों का व्यास। जो हमारा ये लगा रहे हैं, जो वर्टिकल स्टीरअप्स है, इसकी जो डाया है कितना मेजरमेंट करना होता है, तो डाया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, इसके लिए हमको कितना रखना पड़ता है, ये हमारा मेजरमेंट किया जाता है जब डिजाइन करते हैं, तो 6 से 12 mm की डाया को क्या करते हैं, लेकर डिजाइन की जाती है। इन कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में जब आप WSM के मेथड पढ़ेंगे तो आपको 6 mm प्रोवाइड करना होता है, लेकिन जब आप LSM मेथड से पढ़ेंगे तो आपको कितना प्रोवाइड करना होगा, मिनिमम 8 mm। कितना प्रोवाइड करना होता है, मिनिमम 8 mm। ये पहली बात होगी हमारे क्या, डाया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, वर्टिकल। ठीक। अब सेकेंड पॉइंट आता है एंकर बार। क्या बात आती है, किसकी बात करते हैं, एंकर बार। अब ये बंधक छड़ें क्या होती हैं। अब देखिए बंधक छड़ें की बात करेंगे तो आप पहले एक बीम का सेक्शन बनाइए, एक बीम की आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा कि कवर नीचे हमारी क्या होती है, मेन बार होता है, ऊपर क्या होता है, जो हम ये वर्टिकल स्टीरअप दे रहे हैं इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी क्या है, बंधक छड़ें हैं। बंधक का मतलब क्या होता है, बांधना, बांधना होता है। अब देखिए ये जो स्टीरअप्स है,
नीचे तो हमें सपोर्ट मिल गया, लेकिन ऊपर के लिए जैसे अगर ये है, अगर इसको हम ऊपर से सपोर्ट नहीं देंगे, मान लीजिए अगर हम इसको ऊपर से सपोर्ट नहीं देंगे, टिकेगा नहीं। तो इसको टिकाने के लिए ऊपर 2 एक्स्ट्रा बार लगाई जाती है, ऊपर 2 कॉर्नर पे एक्स्ट्रा बार लगाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एंकर बार। और इस एंकर बार की भी डाया हम कितना रखते हैं, 6 से 12 mm। कितना रखते हैं, 6 से 12 mm की डाया रखते हैं, या स्पेसिंग। ठीक है। अब अंतराल क्या होता है, अंतराल का क्या मतलब होता है, अंतराल के लिए हमें कम से कम 2 कंपोनेंट होना कंपलसरी होता है। कितना होना चाहिए, कम से कम 2 कंपोनेंट होना चाहिए, तब हमारा वो क्या कहलाता है, अंतराल होता है। अब अंतराल देखिए, आपको यहाँ पे डिजाइन, ये आपको एक सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए स्पेसिंग लिखे हैं। स्पेसिंग मतलब होता है अंतराल, पिच मतलब भी क्या होता है, अंतराल। अब देखिए 2 बीचों की दूरी को ही क्या कह रहे हैं, स्पेसिंग कह रहे हैं। इसके लिए क्या होता है, 2 उदग्र छल्लों के बीच की दूरी या 2 उदग्र छल्लों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच या अंतराल कहते हैं, पिच या अंतराल कहते हैं। अब देखिए इसका जो मैक्सिमम मेजरमेंट किया जाता है 300 mm से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इसका जो मैक्सिमम मेजरमेंट होता है 300 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ध्यान में नोटिस करना होगा, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आए वह तो उसको रखिए, अगर नहीं आ रही है तो आप 300 से ज़्यादा को उसको वैल्यू को मेजरमेंट नहीं करिए। ठीक है। इसको सिंगली फोर्स रेनफोर्स बीम में 0.75 × d के हिसाब से निकाला जाता है, या S बराबर 300 mm, दोनों में जो हमारी लेस वैल्यू होती है। ठीक, इतने टॉपिक ये आज कवर हो गए। नेक्स्ट क्लास में डिजाइन ऑफ शियर के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है।